लेसन 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और केमिकल इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। कितने तरह के केमिकल इक्वेशंस हैं इस पे भी डिस्कशन होगा और आखिर केमिकल रिएक्शन क्या होता है, किस तरह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग करने वाले हैं कवर। तो इस पूरे वीडियो लेसन को स्टार्ट करने के पहले हम चाहेंगे आप कुछ बेसिक और फंडामेंटल टर्म्स को समझ लें। जैसे सबसे बेसिक और फंडामेंटल टर्म्स हम लोग समझने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं केमिकल्स। केमिकल्स किसे कहते हैं, क्योंकि हमारा ये पूरा चैप्टर ही बेस्ड है केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। तो सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि केमिकल्स किसे कहते हैं। देखें, हमारे आसपास जो भी चीज़ें आपको दिख रही है, चाहे वो आपका पेन हो, चाहे वो आपका मोबाइल का कवर हो, बैक कवर हो, प्लास्टिक हो, घर में लाने वाला कैरी बैग, पॉलीथीन, कुछ भी, हर एक मैटर जो आपके आसपास दिख रहा है वो किसी न किसी केमिकल से मिलकर बना है। जैसे घरों में यूज़ होने वाला पाइप, पीवीसी पाइप आप देखे होंगे शायद, जिसे हम लोग कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। घरों में जो यूज़ होता है वायरिंग के लिए, जो आपका इस तरह का तार यूज़ होता है वायरिंग के लिए, वो जो तार है वो जिस मटेरियल से बना होता है वो मटेरियल एक्चुअली केमिकल होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पीवीसी, जिसे हम लोग कहते हैं पीवीसी। इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये एक केमिकल है। उसके बाद आप अगर कहोगे कि सर और भी एक दो एग्जांपल दीजिए केमिकल का, तो जैसे कि आपके घर में आप यूज़ करते हो वाटर, इट इज़ ऑल्सो केमिकल। आप जो मेडिसिन खा रहे हो वो भी केमिकल है। आप जो इंक से लिख रहे हो दैट इज़ ऑल्सो केमिकल। तो आप अगर देखने जाओगे तो आपके आसपास बहुत सारे केमिकल्स भरे पड़े हैं। तो अगर आमतौर पे एक मोटा मोटी आइडिया लगाना चाहो तो जैसे कि चीनी, उसका केमिकल फार्मूला होता है, ठीक है, C6H12O6। ये किसका है? C6H12O6 किसका है? ये ग्लूकोज का है। तो ये भी एक केमिकल है। तो आपके पास बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं जिसे आप समझ सकते हो कि सर केमिकल क्या होता है। इसको आप एक बेसिक आइडिया, जनरल सा आइडिया आप लगा सकते हो। लेकिन अगर डेफिनेशन के तौर पर आपसे कोई पूछता है कि केमिकल्स क्या है, तो आप उसका आंसर क्या दोगे? देखो, A substance that is used or produced in a chemical process is called chemicals. वो सब्सटेंस जिसे यूज़ किया जाता है या जिसे प्रोड्यूस किया जाता है किसी केमिकल प्रोसेस में, उसे हम लोग केमिकल्स कहते हैं। तो वो सारा सब्सटेंस या तो उसका हम लोग यूज़ करते हैं या तो उसे हम लोग बनाते हैं किसी केमिकल प्रोसेस के दौरान, तो उसे हम लोग कहते हैं केमिकल्स। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये एक केमिकल को दर्शाता है। हमारे पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे इस तरह के एलिमेंट प्रेजेंट हैं। आपको याद होगा, शायद आपको याद ना हो तो मैं आपको बता दूं, 118 एलिमेंट, 118 एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। तो उस जितने भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो सब के सब केमिकल्स हैं। हम उसे भी केमिकल कह सकते हैं। जैसे आपके पास जो आसपास में हवा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट इज ऑल्सो केमिकल। हवा में भी केमिकल है। तो आप केमिकल्स का एग्जाम्पल अगर चाहो तो आपके पास भरा पड़ा हुआ है, ऐसा आपके लिए कुछ नया टर्म नहीं है ये। चलिए बढ़ते हैं आगे। केमिकल समझ गए हैं, तब समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। केमिकल रिएक्शन तो डिफरेंट केमिकल्स, इसे हम लोग अगर खुद के लैंग्वेज में समझना चाहें तो डिफरेंट जो केमिकल्स हैं, जब उन्हें हम आपस में मिलाते हैं, डिफरेंट केमिकल्स जो हमारे पास हैं, जब उन्हें हम लोग आपस में कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं, तब एक नया केमिकल बनता है। एक नया कुछ भी जिसे हम लोग कहते हैं नया प्रोडक्ट बनता है। और वो जो नया आपका प्रोडक्ट बनता है उसका प्रॉपर्टी जो होगा वो अपने पुराने वाले प्रोडक्ट से डिफरेंट होता है। जैसे कि देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आप मान लेते हैं कि पानी में चीनी घोल दिए हो, सपोज कर लो कि पानी में आपने चीनी घोल दिया,
तो पहले चीनी एक सॉलिड था और पानी एक लिक्विड था, और पानी का टेस्ट डिफरेंट था, चीनी का टेस्ट डिफरेंट था। लेकिन जैसे हमने दोनों को मिला दिया तो एक नया कुछ सॉल्यूशन तैयार हुआ जिसका प्रॉपर्टी चीनी से और पानी से थोड़ा बहुत अलग होगा। एकदम से नया नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत अलग होगा। तो इस तरह का और भी एग्जांपल्स हम लोगों के पास हैं, हम लोग देखेंगे। तो उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं इसका एक्चुअल डेफिनेशन अगर एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो क्या होगा। मोटा मोटी तौर पर इसका जो एक रफ डेफिनेशन है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंट केमिकल्स को हम लोग कंबाइन करेंगे तो एक नया केमिकल बनेगा, उसे हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस और सब्सटेंसेस अंडरगो चेंज टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर नॉन एज केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसे हम लोग लैबोरेटरी में कर सकते हैं, ठीक है, स्कूल के जो लैब हैं वहाँ भी कर सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें या तो सब्सटेंस को, एक सब्सटेंस या एक से ज़्यादा सब्सटेंस को मिलाते हैं, कंबाइन करवाते हैं, जिससे क्या होता है कोई नया सब्सटेंस बनता है। और जो नया सब्सटेंस बनता है उसमें कुछ नए प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं। तो ये जो आपका प्रोसेस होगा जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिलेंगे और फिर कंबाइन होने के बाद एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, और वो नया सब्सटेंस जो बनेगा उसका प्रॉपर्टी अपने पुराने वाले जो सब्सटेंसेस मिलाए गए थे उनसे कुछ अलग होगा, अपना खुद का नया प्रॉपर्टी होगा। उसे हम लोग कहेंगे केमिकल रिएक्शन। इसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा है कि व्हेन सोडियम कंबाइंस विद क्लोरीन फॉर्म्ड सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम को क्लोरीन से कंबाइन किया जाता है, यानी कि सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलते हैं, उनको मिलाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड नाम का एक नया सब्सटेंस बनता है। और ये सोडियम क्लोराइड का नाम का जो नया सब्सटेंस बनेगा, इसका प्रॉपर्टी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस जिनसे मिल करके ये सोडियम क्लोराइड बना, यानी कि सोडियम और क्लोरीन से बिल्कुल इनका प्रॉपर्टी जो होगा वो डिफरेंट होगा। देखें आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सोडियम, जिसे कि इसका एग्जांपल मैंने अभी देखा, आपको बताया, सोडियम और क्लोरीन जब इनको हम आपस में करेंगे रिएक्ट तो एक नया कंपाउंड बनेगा, यानी कि एक नया सब्सटेंस बनेगा जिसे हम लोग कह रहे हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। अब यहाँ पर देखें हमारे लेफ्ट हैंड साइड में Na और Cl दोनों को कंबाइन किया गया है, दोनों को मिलाया गया है और इन्हें एक नाम से जानते हैं। सोडियम और क्लोरीन जिसे कंबाइन किया गया है इसे एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं हम, इसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, इसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। वहीं हमारे राइट हैंड साइड में जो सोडियम क्लोराइड बना है इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी सब्सटेंस या सब्सटेंसेस रहेंगे उसे हम लोग रिएक्टेंट के नाम से जानेंगे, और राइट हैंड साइड में जो हमारा नया प्रोडक्ट बन रहा है उसे हम लोग प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो रिएक्टेंट क्या होता है? द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। वो सारे सब्सटेंसेस या सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जिनके मिलने के वजह से कोई नया सब्सटेंस बनता है, उसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। तो फिर ये प्रोडक्ट किसे कहते हैं? अ प्रोडक्ट इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन ओवर हो जाता है तो जो नया सब्सटेंस बनता है उस नए सब्सटेंस को हम प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि आपको यह पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। There are some characteristics by which we can identify the occurrence of a chemical reaction. These are described below. हमारे पास कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो नीचे लिखे गए हैं, डिस्क्राइब किए गए हैं, जिसे हम देख के ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। नंबर 1,
इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसके बाद एज अ प्रोडक्ट गैस का फॉर्मेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम Zn और HCl यानी कि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपस में कंबाइन करते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसे हम लोग कहते हैं जिंक क्लोराइड ZnCl2। तो यहाँ पर हम इन्हें रिएक्टेंट कहेंगे और यहाँ जो बना हुआ है इसे हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट। इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट एंड दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट, जिसके बारे में हमने थोड़ा देर पहले अभी डिस्कशन किया था। ऑल राइट, देखें इसे एक डायग्राम से समझते हैं। सपोज कर लें कि हमारे पास एक कॉनिकल फ्लास्क है। कॉनिकल फ्लास्क का शेप आप देख पा रहे होंगे, इसे हम लोग कॉनिकल फ्लास्क कहते हैं, जिसके माउथ में एक रबर कॉक से इसे बंद कर दिया गया है और जिसमें एक होल है और उस होल से होते हुए एक डिलीवरी ट्यूब अटैच किया गया है। इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर कुछ ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिख रहा होगा आपको और एक ब्लू कलर का लिक्विड दिख रहा है। तो इस ब्लू कलर के लिक्विड को हम HCl कह रहे हैं क्योंकि इसमें HCl रखा गया है जो कि मेरा रिएक्टेंट का एक पार्ट है। और दूसरा जो है वो जिंक ग्रैन्युअल्स हैं, जिंक ग्रैन्युअल्स कहते हैं इसे, यानी कि जिंक के टुकड़े। और दोनों को जब हम रिएक्ट करवाएंगे, दोनों जब आपस में मिल जाएगा तो एज अ प्रोडक्ट के रूप में जिंक क्लोराइड जो कि इसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा, जिंक क्लोराइड, और एज अ बाय प्रोडक्ट, मैं आपको एक नया वर्ड बता रहा हूं, बाय प्रोडक्ट। यहाँ पर जो आपके पास ये प्लस के बाद वाला है, ये प्लस के बाद वाला जो भी लिखा हुआ चीज़ रहेगा, पहला वाला को हम कहते हैं मेन प्रोडक्ट, पहला वाला को हम कहते हैं मेन प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट, एंड प्लस के बाद जो भी रहेगा उसे हम लोग कहते हैं बाय प्रोडक्ट। मतलब कि मेन प्रोडक्ट के साथ बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसे हम लोग कहते हैं बाय प्रोडक्ट। तो ZnCl2 जो है वो इसके अंदर में एज अ मेन प्रोडक्ट रह जाएगा, लेकिन जो हाइड्रोजन है ये एज अ गैस के फॉर्म में निकल जाएगा इस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए। ठीक है, ये एरो आपको दिखा रहा है कि इस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। तो ये जो एक एक्सपेरिमेंट है ये हमें ये बताते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एज अ प्रोडक्ट गैस इवॉल्व हो सकता है, जिसे देख के हम ये समझ सकते हैं कि हाँ रिएक्शन हो चुका है। सेकंड नंबर पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट का मतलब होता है रेसिड्यू या हिंदी में कहते हैं अवक्षेप। अवक्षेप का मतलब क्या होता है? सपोज कर लें कि आपने एक बीकर में पानी लिया है और उस बीकर में कुछ चॉक डस्ट आपने डाल दिया। तो चॉक डस्ट ऑब्वियस सी बात है कि बीकर में तो डिसॉल्व होगा नहीं, तो बीकर के पानी में जब उस बीकर के पानी को हम शांत छोड़ देंगे, कुछ समय के बाद वो सारा डस्ट पार्टिकल्स उस बीकर के बॉटम में जाकर के बैठ जाएगा, जिसे हम लोग प्रिसिपिटेट कहते हैं। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रिसिपिटेट बन रहा है, यानी कि नीचे में कुछ मटेरियल्स बैठ जा रहे हैं एज अ सेडिमेंट के फॉर्म में, रेसिड्यू के फॉर्म में, तो उसे हम समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक डायग्राम दिख रहा है जहां पर एक हमारे पास बीकर है और दो टेस्ट ट्यूब्स हैं डिफरेंट, दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स हैं। ये हो गया टेस्ट ट्यूब, मान लेते हैं ये टेस्ट ट्यूब ए है और ये टेस्ट ट्यूब बी। ऑलराइट, टेस्ट ट्यूब ए में सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन रखा गया है जो कि एक केमिकल है, और टेस्ट ट्यूब बी में बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन रखा गया है, और दोनों को हम इस बीकर में कंबाइन करवा रहे हैं एक साथ इस बीकर के अंदर। जैसे इस बीकर के अंदर ये दोनों कंबाइन होगा
तो बेरियम सल्फेट नाम का एक केमिकल इन दोनों के मिलने के वजह से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के वजह से एक नया केमिकल सब्सटेंस बनेगा जिसका नाम होगा बेरियम सल्फेट, जो वाइट कलर का होगा। जो नीचे में आपको दिख रहा है वाइट कलर का, ये एज अ प्रिसिपिटेट के फॉर्म में इसके नीचे में बैठ जाएगा, इसके नीचे में बैठ जाएगा। और उस प्रिसिपिटेट को हम देख के ये समझ सकते हैं कि यस, केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड। इसे अगर हम देखें तो हमारा रिएक्शन कुछ ऐसा है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, जिसके मिलने के वजह से बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। सोडियम क्लोराइड एज अ बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा, जो इसी लिक्विड में डिसॉल्व रहेगा। नीचे में जो बैठ गया होगा, नीचे में एज अ सेडिमेंट के फॉर्म में, प्रिसिपिटेट के फॉर्म में, प्रिसिपिटेट सेडिमेंट रेसिड्यू सबका मतलब एक ही होता है। तो एज अ प्रिसिपिटेट के फॉर्म में आपका जो बैठ जाएगा वो होगा BaSO4, और बाकी जो लिक्विड में डिसॉल्व रहेगा वो होगा NaCl। और ये BaSO4 को डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं हम लोग। डाउनवर्ड एरो का मतलब होता है अगर कोई प्रिसिपिटेट है तो उसे डाउनवर्ड एरो से दिखाया जाता है, और अगर कोई गैस बाहर निकल जा रहा है तो उसे अपवर्ड एरो से दिखाया जाता है। ये केमिस्ट्री में कुछ नियम है। देखें, अब बढ़ते हैं आगे। थर्ड नंबर पॉइंट, चेंज इन टेम्परेचर। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को पहचानना है तो आप एक बात को पता करिए कि उस प्रोसेस में, कोई भी प्रोसेस जिसको आप कर रहे हो, वो क्या टेम्परेचर को चेंज कर रहा है। अगर टेम्परेचर वहाँ पर चेंज हो रहा होगा तो समझ जाना है कि हाँ, वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, अगर दोनों को कंबाइन करवाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना, लाइम, जो घरों में हम चूना करते हैं वाइट कलर का, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्साइड। और उसे जैसे ही पानी में डिसॉल्व किया जाता है, घरों में आप देखे होंगे कि कभी कभी घर में आप रंग करते हुए, पुराने ज़माने के घरों में अगर रंग करते हुए देखे हो तो चूना, ये आपका लाइम है, दैट इज कॉल्ड लाइम, जिसे हिंदी में हम चूना कहते हैं। हिंदी में से हम लोग चूना कहते हैं। अगर आपने चूना या लाइम को पानी में कभी मिस्त्रियों को घोलते हुए देखा है तो इसके दौरान उस कंटेनर में जिसमें आप इसको डिसॉल्व कर रहे हो, उससे हीट निकलता है। आप जब उसको छुओगे तो आपको गर्मी लगेगा, गरम गरम फील होगा, और उससे धुआं भी निकलता है। और दोनों के मिल जाने के बाद जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज कॉल्ड लाइम वाटर, दैट इज कॉल्ड लाइम वाटर, चूना पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ ही साथ कुछ हीट रिलीज होता है। चले देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट के साथ। सपोज कर लीजिए कि ये हमारे पास एक कॉनिकल फ्लास्क है, अगेन उसमें आपका राउंड बॉटम कॉनिकल फ्लास्क है, और इसमें आपका एक स्टॉपर, रबर स्टॉपर लगाया हुआ है, और इसके साथ एक डिलीवरी ट्यूब अटैच्ड है। और नीचे में आपको ग्रैनुअल्स दिख रहे हैं। बेसिकली आपका जो ब्लू कलर का पार्ट है दैट इज वाटर, एंड द सिल्वरी कलर पार्ट इज क्विक लाइम, दैट इज चूना, जिसे हम लाइम कह रहे हैं। दोनों को रिएक्ट करवाने के बाद आपको इस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए धुआं निकलते हुए दिखेगा। तो आप समझ जाना कि यस, रिएक्शन हो चुका है। और ये धुआं आपको इस बात का इशारा करेगा कि अंदर का टेम्परेचर राइज कर गया है, अंदर का टेम्परेचर राइज कर गया है, जिसके वजह से इसके माउथ से होते हुए गरम गरम धुआं निकलेगा। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि यस, केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो हमने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे जिससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है। इसके अलावा
change in color and change in physical state, it is also a representation to represent that the chemical reaction has occurred. Change in color, कलर में भी बदलाव करके कोई भी प्रोसेस आपको इस बात का इंडिकेशन दे सकता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। यहाँ तक कि अगर किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट ही चेंज हो जाता है, यानी कि वो सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप समझ जाना कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। आपने घरों में कील देखा होगा, आयरन नेल, जब उसे हम बहुत दिनों तक घरों के बाहर रख देते हैं और वो पानी के कांटेक्ट में कंटिन्यूअसली आते रहता है, तो एक नए आयरन नेल के बॉडी के ऊपर ब्राउन कलर का एक लेयर चढ़ जाता है, जिसे हम लोग साइंटिफिकली कहते हैं रस्ट, और अपने आम भाषा में उसे कहते हैं जंग लगना, एंड साइंटिफिक में टर्म में कहते हैं रस्टिंग। और जो ब्राउन कलर का बैठ जाता है उसे हम लोग कहते हैं रस्ट। ऑलराइट, तो ये जो आपका एक अच्छा और एक नया आयरन नेल को कंटिन्यूअसली मॉइस्चर के कांटेक्ट में रख देने से उसके ऊपर में जो एक ब्राउन कलर का सब लेयर आ जा रहा है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट करता है। अब केमिकल रिएक्शंस को हमने एक ओवरव्यू देख लिया कि केमिकल रिएक्शन मोटा मोटी तौर पर क्या होता है और हम किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में। केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। केमिकल रिएक्शन बेसिकली एक प्रोसेस है जो हमें दिखेगा नहीं, बट ये होता है। जब उसी प्रोसेस को हम पेन एंड पेपर और उन सब्सटेंस के फार्मूला के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, किन फार्मूलाज को, यानी कि उन सब्सटेंस के फार्मूला जिन्हें हमने केमिकल रिएक्शन में यूज़ किया है, उन सब्सटेंसेस के केमिकल फार्मूला को लेकर के पेन एंड पेपर में जब किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये तो हो गया हमारा मोटा मोटी तौर पर एक समझने का तरीका। लेकिन अगर इसे हम डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो उसके लिए देख लें। A chemical equation is a shorthand representation of a chemical reaction using symbols and formulae of substances involved in the chemical reaction. तो बेसिकली केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्टहैंड रिप्रेजेंटेशन, शॉर्टकट है किसे रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल और उसके फॉर्मूला के मदद से शॉर्टहैंड तरीके से रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को उस केमिकल रिएक्शन में यूज होने वाले सब्सटेंसेस के केमिकल सिंबल्स एंड केमिकल फार्मूले के मदद से उसे जो रिप्रेजेंट करने का एक वे है, एक तरीका है, उसे ही हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। माफ करिएगा, उसे हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसे हम लिखते कैसे हैं या ये एक्चुअली में कैसे लिखा जाता है, एक एग्जांपल देखते हैं। देखें, व्हेन पोटेशियम नाइट्रेट इज हीटेड इट गिव्स पोटेशियम नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन। जब पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, देखिए मैंने केमिकल रिएक्शन में एक वर्ड आपको मेंशन किया था, सब्सटेंस और सब्सटेंसेस। इसका मतलब ये होता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में एक सब्सटेंस भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है और एक से ज़्यादा सब्सटेंस भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। जब एक सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तब वो खुद को तोड़ करके कुछ नए प्रोडक्ट बनाएंगे, और जब एक से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे तो वो दोनों मिल करके कोई नया प्रोडक्ट बनाएंगे।
बस डिफरेंस यही होता है सब्सटेंस और सब्सटेंसेस के बीच में। तो जब पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो इसके टूटने के वजह से पोटेशियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन गैस मिलता है मुझे। दिस रिएक्शन में बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन एज फॉलोज। इस केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में बाकी लोगों को समझाने के लिए कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। आइए, KNO3. KNO3 is basically the chemical formulae of potassium nitrate, and KNO2 is the chemical formulae of potassium nitrite, and this is obviously the oxygen. तो आपके पास एक सवाल आ रहा होगा, सर ये व्हाट इज दिस रेड कलर ट्रायंगल। तो पहले हम सबका नाम सब केमिकल फॉर्मूले के नीचे में लिख देते हैं। अब एक बात देखें, जो आपको वहां पर एक रेड कलर का ट्रायंगल दिख रहा है, ये बेसिकली कोई ट्रायंगल नहीं है, ये हीट सप्लाई को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। हम इस सिंबल के मदद से यूजर को या फिर लोगों को ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि इस केमिकल रिएक्शन में या इस केमिकल रिएक्शन को होने में हम हीट का सहारा ले रहे हैं। हीट के मदद से ये सारा काम हो रहा है। क्या हो रहा है हीट की मदद से? ये KNO3 डिसोसिएट हो रहा है, यानी कि टूट रहा है पोटेशियम नाइट्राइट में और ऑक्सीजन में। ये हीट पोटेशियम और नाइट्रेट के बीच में जो एक बॉन्ड है, उस बॉन्ड को वीक करके ब्रेक करने में हेल्पफुल है। हम अगर चाहें कि KNO3 को ऐसे ही तोड़ करके KNO2 और ऑक्सीजन बना लें तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इसे करने के लिए हमें हीट प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। तो एक एग्जांपल था केमिकल इक्वेशन का। चले एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड reacts to form zinc sulfate and hydrogen gas। तो जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जब आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है। दिस रिएक्शन में बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन एज फॉलोज। इस केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे? तो आइए देखते हैं। जिंक का केमिकल सिंबल होता है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। ये दोनों जब आपस में करेंगे रिएक्ट तो जिंक हाइड्रोजन को सल्फेट के साथ डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा और खुद के साथ कंबाइन करवा के एक नया कंपाउंड बना लेगा, एक नया केमिकल सब्सटेंस बना लेगा, जिसे हम लोग जिंक सल्फेट के नाम से जान रहे हैं। तो पहला वाला जिंक, दूसरा वाला जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, और इन दोनों के मिलने के वजह से बन रहा है जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रिएक्शन को होने के लिए कोई हीट का रिक्वायरमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। हमारे पास कुछ रूल्स हैं केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए। हम केमिकल इक्वेशन को अपने मन से नहीं लिख सकते। इसे लिखने का कुछ मापदंड, कुछ मेजरमेंट पहले से फिक्स है। नंबर 1, the reactants taking part in the reaction are written in terms of their symbols or molecular formulae on the left hand side of the equation। जितने भी रिएक्टेंट होंगे जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हें अगर हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उन रिएक्टेंट्स का जो सिंबल है या केमिकल फॉर्मूले है उसे आप लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हो, उसके सिंबल या केमिकल फॉर्मूले के मदद से। A plus sign is added between the formulae of the reactants। अगर हमारे पास मोर देन वन रिएक्टेंट है
तो हमें हर एक रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस का सिंबल देना जरूरी है, क्योंकि ये प्लस का सिंबल हमें बताता है कि हाँ, दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। The products of reaction are written in terms of their symbol or molecular formulae on the right hand side of the equation। जो आपका रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट बनता है उसे भी सिंबल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के मदद से राइट हैंड साइड में लिख दिया जाता है। A plus sign is added between the formulae of the products। अगर हमारे पास मोर देन वन प्रोडक्ट बनते हैं तो हम उन प्रोडक्ट्स के बीच में भी प्लस साइन देते हैं। In between the reactants and the products an arrow sign is inserted to show which way the reaction is occurring। हमें हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पार्टीज के बीच में एक एरो का साइन देना जरूरी होता है। तो ये तो कुछ रूल्स हैं हमारे पास जिनके मदद से आप किसी केमिकल रिएक्शन को उनके केमिकल सिंबल और फॉर्मूले के मदद से केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। एक एग्जांपल हमारे पास है कि A प्लस B, जहां पर A और B रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर कंबाइन करते हैं तो हमारे पास या तो C बन सकता है या तो C प्लस D बन सकता है, जहां पर A और P को रिएक्टेंट कह रहे हैं और C और D दोनों को हम प्रोडक्ट का नाम से जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो हमारे आज के इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक है। इसके बाद के जितने भी हमारे पास टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है आपको अभी तक का सारा टॉपिक और सब टॉपिक्स बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक हमें काफ़ी इंस्पायर्ड करता है और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि मेरा जो मेन उद्देश्य है कि फ्री में सारे बच्चों तक इस वक्त के कंडीशन में, जो कोविड के कंडीशन है, इस वक्त जहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, इस दौरान सारे बच्चों तक इस कंटेंट को पहुंचा सकूं मैं। मेरे इस मोटो को सक्सेस करने में आप सब ऑडियंस से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन वीडियोस को शेयर करके मदद करें मुझे। ठीक है, अब बात करते हैं, देखें बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के बारे में। सबसे पहला हमारा डिस्कशन का मुद्दा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड नाम से काफ़ी क्लियर है कि अगर हमारे पास किसी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में अगर नंबर ऑफ एटम्स सेम रहें तो हम उसे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं। अब इसे डेफिनेशन के साथ समझते हैं। देखें, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज वन which contains an equal number of atoms of each element on both sides of the equation। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वैसे इक्वेशन होते हैं जिनमें इक्वल नंबर ऑफ एटम रहते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन के जब इक्वेशन लिखे जाते हैं तो उसे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तब कहेंगे जब उनके रिएक्टेंट एज वेल एज उनके प्रोडक्ट दोनों के एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स सेम रहेंगे तब। फॉर एग्जाम्पल, Zn plus H2SO4 is equal to ZnSO4 plus H2। It is a chemical reaction actually, लेकिन उस केमिकल रिएक्शन को हम उनके एलिमेंट्स के या सब्सटेंसेस के फॉर्मूले और सिंबल्स के मदद से दर्शा रहे हैं, इसीलिए इसे हम केमिकल इक्वेशन कहेंगे। जहां पर हमारे पास इस इक्वेशन में दो साइड है, एक है लेफ्ट हैंड साइड और एक है राइट हैंड साइड। चले इसे मैं एक टेबुलेट कर लेता हूं।
लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास है जिंक, और इस जिंक के कितने एटम है लेफ्ट हैंड साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में एक एटम है, तो राइट हैंड साइड में भी हमारे पास देखें एक ही एटम प्रेजेंट है, एक सिंगल। ऑलराइट, अब आगे देखें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 हैं, राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन 2 हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर, तो सल्फर का देखिए यहां पर एक है, यहां पर भी एक है, देखिए। एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहां पर 4 है, ऑक्सीजन यहां पर भी 4 है। यानी कि ये जो केमिकल इक्वेशन दिख रहा है, इस केमिकल इक्वेशन को देखकर हम यही कह सकते हैं कि ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, जहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में नंबर ऑफ एटम्स सेम अमाउंट में प्रेजेंट है। अब हम लोग बात करते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। नाम से ही ये बहुत क्लियर है कि वैसे केमिकल इक्वेशन जहां पर केमिकल रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ एटम्स का जो संख्या होगा वो दोनों साइड इक्वल नहीं होगा, इसे हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं। तो एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज वन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन इज नॉट द सेम। वैसे केमिकल इक्वेशन जहां पर आपका दोनों साइड लेफ्ट हैंड एज वेल एज राइट हैंड साइड दोनों में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या समान नहीं है, उसे हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2, अगर इसे हम टेबुलेट करें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में कितना है? 2 है, राइट में कितना है? 2 है। लेकिन जब बात करते हैं नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन का, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है और राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यहां पर देख पा रहे हैं कि लेफ्ट में 2 ऑक्सीजन बट राइट में एक ही ऑक्सीजन, और यहां पर लेफ्ट में 2 हाइड्रोजन और यहां पर भी राइट में 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो यहां पर देख पा रहे हैं कि बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन यहां पर बैलेंस नहीं है। तो किसी भी एक एलिमेंट के बैलेंस ना होने पर भी पूरा का पूरा केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। तो आज के इस टॉपिक में हम इतना ही बात करेंगे, और किस तरह से हम एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, इसका जो तरीका है, इसका जो प्रोसेस है, इसे हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ये समझ में बेहतर आए कि आखिर किस तरीके से किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो डेफिनेटली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन दबाने के लिए इसलिए हम बार बार जोर कर देते हैं ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस करने का मौका ना मिले, और हमारे साथ आपका जो ये कंटिन्यूटी है, ये जो बॉन्ड है, ये बना रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।